अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे थे प्रोस्थेसिस ट्रेनिंग के बारे में, ठीक है। उसमें मैंने आपको डोनिंग का तरीका बताया था हर तरह की एम्पुटेशन के लिहाज से। आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की किस तरह ट्रेनिंग करानी है और किस तरह मेंटेन रखना है एम्पुटेटेड पेशेंट्स ने, ठीक है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि जो लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस होती हैं, जितनी भी लोअर लिम्ब एम्पुटेशंस होती हैं, ठीक है, और चाहे वो ट्रांसफीमोरल एम्पुटेशन हो या ट्रांसटिबियल हो, साइम्स हो, फुट हो, जो भी एम्पुटेशन होती है उनमें एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, ठीक है। जबकि वो कह रहा है कि जब जो ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस है ना, जिसके अंदर पूरी लेग ही रिमूव हो जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। बाकी सबके अंदर इतनी डिफ़िकल्टी नहीं देखने को मिलती बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन रखने के अंदर, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि हमें एक ग्रेजुएटेड प्रोग्राम होता है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब पहले लाइट एक्सरसाइजेस कराई, फिर थोड़ी हाई कर दी, रेजिस्टेंस ऐड कर दी, फिर उससे ज़्यादा हाई, मतलब एक पूरा ग्रेजुएटेड प्रोग्राम हमें लेके चलना चाहिए ताकि जो प्रोस्थेटिक टॉलरेंस है वो इंक्रीज़ हो, ठीक है, और जो स्किन एब्रेजन है वो कम हो, ठीक है। अब प्रोस्थेटिक टॉलरेंस क्या होती है? प्रोस्थेटिक टॉलरेंस हमारे पास वो एबिलिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो ज़्यादा देर तक प्रोस्थेसिस को पहने, ठीक है, और ना सिर्फ ज़्यादा देर तक प्रोस्थेसिस को पहने बल्कि उसको पहनते हुए उसको पेन भी ना हो, कोई डिस्कम्फर्ट भी ना हो और कोई स्किन इरिटेशन वगैरह भी ना हो। तो इसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक टॉलरेंस। टॉलरेंस जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज़ को इस चीज़ की इस बंदे को इस चीज़ की टॉलरेंस है, बर्दाश्त कर लेता है, इसी तरह प्रोस्थेटिक टॉलरेंस है कि वो ज़्यादा देर तक प्रोस्थेसिस को बर्दाश्त कर सकता है, ईजीली पहन सकता है किसी भी पेन के बगैर, किसी भी डिस्कम्फर्ट के बगैर और किसी भी इरिटेशन वगैरह के बगैर। उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक टॉलरेंस, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ प्रोस्थेटिक टॉलरेंस क्या होती है। प्रोस्थेटिक टॉलरेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वेयर and use a prosthesis comfortably for extended periods without experiencing significant discomfort, pain और skin irritation। कि वो ज़्यादा देर तक प्रोस्थेसिस को पहन सके, यूज़ कर सके कंफर्टेबली किसी भी डिस्कम्फर्ट, पेन और स्किन इरिटेशन के बगैर। तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक टॉलरेंस। अब हम देखते हैं स्किन एब्रेशन क्या होती है। स्किन एब्रेशन हमारे पास होती है कि बाज़-औक़ात हमने देखा है कि हमारी दीवार के साथ रगड़ लग जाती है हाथ की, ठीक है। तो वो क्या होता है, थोड़ी सी स्किन ऊपर से फ्रिक्शन की वजह से उतर जाती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं स्किन एब्रेशन, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से या किसी भी कोई भी चोट लगने की वजह से हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है ना, सबसे ऊपर वाली लेयर जिसे हम कहते हैं एपिडर्मस, सुपरफिशियल लेयर, वो थोड़ी सी उतर जाती है, ठीक है। तो उसे हम स्किन एब्रेशन कहते हैं। तो अगर हम एक ग्रेजुएटेड प्रोग्राम यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोस्थेटिक टॉलरेंस भी इंक्रीज़ होती है और स्किन एब्रेशन भी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पेशेंट शुड अल्टरनेटिवली एक्सरसाइज एंड रेस्ट विद कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग आर रूटीन पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। पेशेंट को अल्टरनेटिवली एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब ये नहीं कि वो एक्सरसाइज करी जाए, नहीं, थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, दरमियान में रेस्ट करे, फिर एक्सरसाइज करे, फिर रेस्ट करे, ठीक है। मतलब रेस्ट पीरियड्स के साथ वो एक्सरसाइज करे तो ही वो ठीक रहेगा पेशेंट, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, एक्सरसाइज के दौरान ही हमने क्या करना है, उसकी कंटिन्यूस या रूटीन कार्डियो पल्मोनरी मॉनिटरिंग भी करनी है। अच्छा, कार्डियो पल्मोनरी मॉनिटरिंग के अंदर हमें पता है हम क्या देखते हैं, हार्ट रेट चेक करते हैं, ठीक है। हार्ट रेट चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट वगैरह जो है वो चेक कर रहे होते हैं पेशेंट का, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास होता है ना एम्पुटेटेड पेशेंट, उसका पहले ही एक लिम्ब मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो उसकी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ा होता है उस कंपनसेशन को, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए, ठीक है। मतलब उसका लिम्ब नहीं है, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा होता है उसकी बॉडी को, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। इसलिए हार्ट रेट, बीपी और रेस्पिरेटरी रेट वगैरह फ्लक्चुएट हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए कार्डियोपल्मोनरी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन पेशेंट्स की। उसके बाद आ जाता है इश्क्यू पैरेलल बार्स। अच्छा, पैरेलल बार्स जो है ना, पैरेलल बार्स क्या करते हैं, पैरेलल बार्स जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट की एम्पुटेशन हुई है, ठीक है, उसने प्रोस्थेटिक लिम्ब नया नया लगाया और वो उसमें चलना सीख रहा है, तो वो पैरेलल बार्स को पकड़ के चलता है ताकि उसे सपोर्ट मिले और वो गिर ना जाए, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसको प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ चलना आ जाता है, फिर वो पैरेलल बार्स के बगैर चलता है, ठीक है। तो पैरेलल बार्स का मकसद बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करना है, फॉल वगैरह से गिरे ना और कोई भी इशू ना बने और वो चलना सीख जाए पेशेंट, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस। स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस का क्या मतलब है? स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस जो है वो हमारे पास ये एबिलिटी है कि जो पर्सन जो है वो एक स्टेबल अपराइट पोजीशन मेंटेन कर सके जब वो खड़ा हो, ठीक है। मतलब जब पेशेंट खड़ा हुआ है तो वो एक स्टेबल और अपराइट पोजीशन मेंटेन कर सके, वो गिरे ना, ठीक है, अपना इक्विलिब्रियम वगैरह लॉस ना करे, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस। और बाईपेडल पोस्चर क्या होता है? बाईपेडल पोस्चर ये होता है कि पर्सन जो है वो अपनी दोनों लेग्स पे खड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं बाईपेडल पोस्चर। मतलब जैसे नॉर्मल हम ह्यूमन खड़ा होता है अपनी दोनों टांगों पे, तो उसे हम बाईपेडल पोस्चर ही बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है बाईपेडल पोस्चर के अंदर एम्पुटीज़ के लिए, ठीक है। स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस की इम्पोर्टेंस क्या है बाईपेडल पोस्चर के अंदर इन एम्पुटेट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस इन बाईपेडल पोस्चर फॉर एम्पुटीज़। अच्छा, तो अब हम देख लेते हैं कि बाईपेडल पोस्चर के अंदर स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले जो ऐसे पेशेंट्स जिनके मतलब लिम्ब कट हुआ है, ठीक है, और स्पेशली उनका लोअर लिम्ब कट हुआ है, तो उनके अंदर स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि वो ठीक तरीके से चल सकें, खड़े हो सकें ज़्यादा देर के लिए, ठीक है। अगर उनका ये वाला स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस ठीक नहीं होगा तो वो ज़्यादा देर तक ना चल सकेंगे और ना ही खड़े हो पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जिनमें आ जाता है सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस किन किन जगहों की करवानी है? इसमें हमने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में कोर मसल्स को टारगेट करना है, साथ हिप्स के और लेग्स के मसल्स को टारगेट करना है, ठीक है। कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करानी है, हिप्स की और लेग्स के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है ताकि ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, ठीक है। दूसरा, हमने स्टैटिक इरेक्ट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? बैलेंस ट्रेनिंग करानी है। उसके लिए हम वोबल बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल लेग स्टैंस एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? प्रोस्थेटिक एडजस्टमेंट करनी है। मतलब ये कि जो हमारे पास है ना प्रोस्थेटिक लिम्ब, वो प्रॉपर्ली अलाइंड हो, ठीक है, और प्रॉपर्ली फिट हो ताकि वो एक स्टेबल मूवमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पेशेंट शुड स्ट्राइव फॉर लेवल पेल्विस एंड शोल्डर, वर्टिकल ट्रंक विदाउट एक्सेसिव लोडोसिस एंड इक्वल वेट बेयरिंग। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो एम्पुटी पेशेंट है, मतलब जिसकी एम्पुटेशन हुई है और वो खड़ा होना सीख रहा है और चलना सीख रहा है प्रोस्थेसिस के साथ, ठीक है, तो उसका प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए ताकि वो बैलेंस को मेंटेन रख सके, ठीक है, और कंफर्टेबली वॉक कर सके प्रोस्थेसिस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए ये हमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि पेल्विस लेवल होना चाहिए और शोल्डर भी लेवल होना चाहिए, वर्टिकल ट्रंक होना चाहिए विदाउट एक्सेसिव लोडोसिस और इक्वल वेट बेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। कि 3 पॉइंट्स, अब हम इन 3 पॉइंट्स को बारी बारी डिस्कस कर दें। सबसे पहले लेवल पेल्विस एंड शोल्डर। इसका मतलब ये है कि जो पेल्विस है और जो शोल्डर्स हैं वो लेवल पे होनी चाहिए, मतलब कि वो ग्राउंड के पैरेलल हों, ठीक है। जब भी पेशेंट खड़ा हो या वो चले तो पेल्विस और जो शोल्डर हैं वो दोनों लेवल पे हों, ग्राउंड के पैरेलल हों, ठीक है। इससे क्या होगा? जब पेल्विस और शोल्डर लेवल पे होंगे तो प्रॉपर अलाइनमेंट होगी स्पाइन की, ठीक है, और जो ज़्यादा बैलेंस है वो मेंटेन होगा, ठीक है, और सिमेट्रिकल मूवमेंट होगी पेशेंट की। और अगर पेल्विस और शोल्डर लेवल पे नहीं होते, ठीक है, वो टिल्ट हो जाते हैं या एक साइड पे ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो पर्सन की मूवमेंट्स हैं, वॉकिंग, स्टैंडिंग, वो इफ़ेक्ट होंगी, ठीक है, और उसके मसल्स और जॉइंट्स वगैरह पे स्ट्रेन आएगा जिसकी वजह से उसे डिस्कम्फर्ट होगा
और उसका प्रोस्थीसिस मतलब कहीं से डैमेज भी हो सकता है, उसका वेयर एंड टेयर हो सकता है और डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, ये था पहला पॉइंट कि लेवल पेल्विस होने चाहिए और शोल्डर भी लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल ट्रंक विदाउट एक्सेसिव लोडोसिस। मतलब कि जो ट्रंक है वो वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, और पेशेंट की जो अपर बॉडी है जिसे हम ट्रंक कह रहे हैं, ठीक है, वो अपराइट हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो और लोअर बॉडी के साथ अलाइंड हो। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि एक्सेसिव लोडोसिस नहीं होनी चाहिए, अवॉइड एक्सेसिव लोडोसिस। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये लोडोसिस होती क्या है। लोडोसिस हमारे पास क्या होता है, हमारी जो लोअर बैक है ना वो इनवर्ड मूव कर जाती है, इनवर्ड थोड़ा सा कर्व हो जाती है, जिसे हम कहते हैं लोडोसिस। ठीक है, लोडोसिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लोअर बैक। ओके, थोड़ी सी लोडोसिस तो नॉर्मल होती है, लेकिन अगर ज़्यादा लोडोसिस हो जाए तो उसे हम स्वे बैक पोस्चर कहते हैं। उसमें पर्सन जो है वो ज़्यादा ही झुक जाता है। ठीक है, उसकी ज़्यादा इनवर्ड कर्वेचर हो जाती है, ज़्यादा अंदर की तरफ झुक जाता है। ठीक है, और ये सब होता किस लिए, ये सब पुअर पोस्चर की वजह से होता है, या अगर प्रोस्थीसिस पेशेंट को सही से फिट नहीं है तो उसकी वजह से होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये चीज़ मैटर क्यों करती है, वर्टिकल ट्रंक क्यों होना चाहिए विदाउट एक्सेसिव लोडोसिस, और एक्सेसिव लोडोसिस भी नहीं होनी चाहिए। जो वर्टिकल ट्रंक है ना और जिसके अंदर कम से कम लोडोसिस है वो प्रॉपर पोस्चर को मेंटेन रखता है। ठीक है, और लोअर बैक पेन के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और साथ ही साथ जब पर्सन ने खड़े होना है और चलना है तो वो सब कुछ भी वो एफिशिएंटली कर लेता है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा लोडोसिस होगा, एक्सेसिव लोडोसिस होगा तो उसकी वजह से लोअर बैक पे स्ट्रेन आएगा और उसकी वजह से पर्सन को इंजरी भी हो सकती है और डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, डैट इज़ इक्वल वेट बेरिंग। इक्वल वेट बेरिंग का मतलब ये है कि जो पेशेंट है उसने अपना वेट दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि एक लेग पे ज़्यादा वेट हो और एक पे कम हो। ठीक है, प्रोस्थेटिक लेग पे भी उतना ही वेट होना चाहिए और दूसरा जो नॉर्मल लिम्ब है उस पे भी उतना ही वेट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर अनइक्वल वेट बेरिंग है, ठीक है, या ज़्यादा लोड जो है वो उस लिम्ब पे आ रहा है जो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वजह से वो जो इंटैक्ट लिम्ब है जो बिल्कुल ठीक है उसके हिप, नी और पे पेन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फुट पेन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि क्योंकि ज़्यादा जो वेट है वो उस लेग पे आ रहा है तो उस लेग में मसला आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर जो हमारे पास प्रोस्थेटिक लिम्ब है, लाइक जो लेग कट हुई है जहाँ पे हमने प्रोस्थेसिस पहना हुआ है उस लेग पे ज़्यादा वेट आएगा तो क्या होगा, उस लेग पे ज़्यादा वेट आने की वजह से ये होगा कि मतलब जाहिर सी बात है प्रोस्थेटिक वगैरह डैमेज होने के चांसेस हैं। ठीक है, और अभी तो पेशेंट को उसके साथ चलना भी नहीं आता। ठीक है, तो वो भी डैमेज हो सकता है, इसलिए इक्वल वेट बेरिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा अगर जो हमारे पास बिल्कुल ठीक वाली जो टांग है उसके ऊपर ज़्यादा वेट आता है ना तो उसकी वजह से प्रोस्थेटिक लिम्ब पे ये इफेक्ट आता है कि वो यूज़ नहीं होती। ठीक है, और यूज़ ना होने की वजह से क्या होता है कि हमें पता है कोई चीज़ यूज़ ना हो तो फिर पेशेंट को उसकी आदत ही नहीं रहेगी। ठीक है, उसके साथ चलने की, तो हमने उसको उसके साथ चलने की आदत डालनी है, इसलिए दोनों पे इक्वल वेट आना चाहिए। ठीक है, इक्वल वेट आने से बैलेंस बहुत अच्छा होगा पेशेंट का। ठीक है, और फॉल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो थेरेपिस्ट है वो क्या करे, गार्ड भी करे और पेशेंट को असिस्ट भी करे जब वो प्रोस्थेसिस के साथ चलना सीख रहा हो। ठीक है, गार्ड किस तरह करे, गार्ड इस तरह करे कि वो पेशेंट के साथ साथ रहे। ठीक है, अगर वो गिरने लगे तो फ़ौरन से उसको पकड़ ले। ठीक है, और असिस्ट इस तरह करे कि उसको बताए कि इस तरह चलना है, इस तरह चलना है, इस तरह चलो, इस तरह पाँव रखो। ठीक है, और अगर उसको पकड़ के चलाना भी पड़े तो उसको पकड़ के चलाए, थोड़ा सा असिस्ट करके उसको चलाए, फिर उसको छोड़ दे कि अब तुम खुद चलो। ठीक है, इस तरह से वो गार्ड भी करे और असिस्ट भी करे। नेक्स्ट वो कह रहा है स्टैंड्स नियर द प्रोस्थेसिस इंकरेजेस शिफ्ट बैलेंस। अच्छा, यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि जो थेरेपिस्ट है वो प्रोस्थेसिस वाली जो टांग है उसके बिल्कुल साथ खड़ा हो। ठीक है, साथ क्यों खड़ा हो, साथ इसलिए खड़ा हो ताकि वो उसे सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके उस साइड से उसको पकड़ के। ठीक है,
क्योंकि पेशेंट के स्टार्टिंग में बैलेंस वगैरह में मसला होगा, इसलिए जो थेरेपिस्ट है उसे चाहिए कि वो प्रोस्थेसिस वाली टांग के साथ ही उसके खड़ा हो, ठीक है। और अगर वो गिरे वगैरह भी, इसका बैलेंस ख़राब हो तो वो उसको पकड़ सके, तो इसीलिए जो थेरेपिस्ट है उसको चाहिए कि वो प्रोस्थेसिस वाली टांग के पास खड़ा हो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है सजेस्ट सिमेट्रिकल परफॉर्मेंस राइट एंड लेफ़्ट। वो कह रहा है कि सिमेट्रिकल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, मतलब राइट और लेफ़्ट टांग से दोनों से एक जैसा काम लेना। जैसे मैंने आपको बताया इक्वल वेट बेयरिंग, वैसे ही इक्वली दोनों से काम लेना है, ठीक है, ताकि बैलेंस अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, ठीक है। और राइट साइड और लेफ़्ट साइड जो बॉडी की दोनों इक्वली मूव करे, दोनों पे इक्वल मूवमेंट हो, ठीक है। अच्छा, सिमेट्री जो है वो मूवमेंट के अंदर वो इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो प्रोस्थेटिक लिम्ब है और जो इंटैक्ट लिम्ब है दोनों इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, ठीक है। प्रॉपर पोस्चर मेंटेन हो, स्ट्रेन कम आए मसल्स वगैरह पे, किसी एक टांग पे ज़्यादा स्ट्रेन और स्ट्रेस वगैरह ना आए, ठीक है। और ओवरऑल फंक्शन भी इम्प्रूव हो, ठीक है। उसके बाद ये था हमारे पास कि सिमेट्रिकल परफॉर्मेंस क्यों होनी चाहिए, उसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पॉन्ड वेल विजुअल फीडबैक। अच्छा, विजुअल फीडबैक जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो एम्पुटेड पेशेंट है उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, एक सिमेट्री लाने के लिए उसकी मूवमेंट में, ठीक है। और जब प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ पेशेंट चलना सीख रहा होता है तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, अलाइनमेंट को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो विजुअल फीडबैक किन किन चीज़ों के लिए ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि विजुअल फीडबैक होता क्या और हम किस तरह लेते हैं इसे। अच्छा, विजुअल फीडबैक से नाम से बचा रहा, विजुअल मतलब विजन, देखने से एक ऐसा फीडबैक जाता है जिससे पर्सन को लगता है कि हाँ मैं ठीक परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम विजुअल फीडबैक किन किन तरीक़ों से भेज सकते हैं। सबसे पहले तो मिरर्स, ठीक है। अच्छा, मिरर्स अगर हम यूज़ करेंगे, मतलब मिरर के सामने खड़ा हो के पेशेंट चलेगा तो उससे उसके जो है वो अच्छा फीडबैक जाएगा कि हाँ मैं अच्छा चल रहा हूँ, मेरा बैलेंस मेंटेन है, ठीक है, गेट में सिमेट्री है, पोस्चर अच्छा है। तो एक फीडबैक जाता है मिरर के थ्रू, ठीक है। दूसरा कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर ले कैमरे के थ्रू और उससे वो देखे कि हाँ मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ये वो, तो उससे भी उसका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है और एक अच्छा फीडबैक जाता है, ठीक है। फिर एक मिरर थेरेपी होती है, उसमें भी यही होता है कि मिरर्स यूज़ होते हैं, मिरर के सामने वो खड़े होकर करता है तो वो देखता है कि हाँ मेरा प्रोस्थेटिक लिम्ब बहुत अच्छा मूव कर रहा है, ये वो, तो फिर मतलब उसका ना अच्छा वही सारा इम्पैक्ट जाता है कि बैलेंस भी अच्छा है, पोस्चर भी अच्छा है, तो उसको एक पॉजिटिव वाइब आती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायनामिक एक्सरसाइजेज। डायनामिक एक्सरसाइजेज क्या करते हैं, इम्प्रूव मीडियल, लेटरल, सैजिटल एंड रोटेटरी कंट्रोल। डायनामिक एक्सरसाइज मीडियल, लेटरल, सैजिटल और रोटेटरी कंट्रोल को इम्प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायनामिक एक्सरसाइजेज होती क्या हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि दो तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं, एक डायनामिक एक्सरसाइजेज होती हैं और दूसरी स्टैटिक एक्सरसाइजेज होती हैं। स्टैटिक एक्सरसाइज में सिर्फ हम पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, मूवमेंट नहीं करवाते, ठीक है, जबकि डायनामिक एक्सरसाइज में पूरी मूवमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डायनामिक एक्सरसाइजेज हैं ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं कंट्रोल को और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब ये कंट्रोल और स्टेबिलिटी मेंटेन करती हैं मीडियली, मतलब मीडियल कंट्रोल देती हैं। मीडियल कंट्रोल का मतलब है कि साइड टू साइड मूवमेंट्स जो होती हैं उनके अंदर ये इम्प्रूव करती हैं कंट्रोल को और स्टेबिलिटी को, ठीक है। लेटरल जो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें लेटरल कंट्रोल आ जाता है, लेटरल कंट्रोल में आ जाता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, उसमें स्टेबिलिटी और कंट्रोल प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद सजिटल कंट्रोल में आ जाती हैं फ्रंट टू बैक मूवमेंट्स, ठीक है। तो फ्रंट टू बैक मूवमेंट्स आ जाती हैं तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद रोटेटरी कंट्रोल आ जाता है, रोटेटरी कंट्रोल में ट्विस्टिंग मूवमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है प्लेसिंग द साउंड फुट अहेड ऑफ द प्रोस्थेटिक नी मोर स्टेबल। वो कह रहा है कि जब आपने चलना है ना
तो जो साउंड फुट है उसको आगे रखना है प्रोस्थेटिक वाले फुट के, ठीक है। साउंड फुट वो होता है जो बिल्कुल ठीक है लिम्ब, ठीक है, और प्रोस्थेटिक वाला वो जो एम्पुटेट हुआ है उसमें प्रोस्थेसिस पहना हुआ है, ठीक है। तो जो टांग या जो फुट बिल्कुल ठीक है, एम्पुटेट नहीं हुई, उसको आगे रखना है, प्रोस्थेसिस वाले को पीछे रखना है, ठीक है। और प्रोस्थेटिक नी जो है वो मोर ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। प्रोस्थेटिक नी वही मतलब पूरी टांग लगी है ना आर्टिफिशियल, तो उसके अंदर नी भी आर्टिफिशियल है जिसे हम प्रोस्थेटिक नी बोल रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये था प्रोस्थेसिस ट्रेनिंग वाला टॉपिक, ठीक है, जिसका सेकंड पार्ट अभी हमने डिस्कस किया है। अब थर्ड पार्ट के अंदर मैं इस टॉपिक को कवर करा दूंगी, जिसमें हम गियर ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग और ट्रांसफ़र वगैरह किस तरह करना है वो ट्रेनिंग देख लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं एक ही वीडियो में सारा समझा सकती हूँ, लेकिन ना फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैं फिर इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, वरना मेरी कोशिश यही होती है कि मतलब मैं एक में ही कवर करा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।